गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर पूजा सक्सेना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मृदाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, मृदा यानी भूमि की वह परत जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने की प्रक्रिया से निर्मित होती है। ये एक तरह का लूज और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, यानी ढीला और असंगठित मिश्रण है, जिसके दो भाग किए जा सकते हैं। नंबर वन, टॉप लेयर। Top layer which represents the uppermost layer of the soil and supports all types of plant life. यानी शीर्ष परत वह परत है जो सभी प्रकार के पादप जीवन का आधार बनती है, उसको सहारा देती है. And the second is subsoil, which represents the weathered materials of the parent rocks but does not carry the nutrients and other properties of topsoil. जो उपस्तर है, सब सॉइल, ये वो हिस्सा है जो कि मूल चट्टानों यानी पैतृक चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, जिसमें वो पोषक तत्व या वो गुण नहीं होते जो कि शीर्ष परत के अंतर्गत होते हैं। देखिए, मृदा का निर्माण जिस जनन सामग्री से होता है, यानी जिन पदार्थों के सम्मिश्रण से मृदा बनती है, यदि वो पदार्थ एक समुचित अनुपात में उपस्थित हैं, तो मृदा का आवरण उतना ही गहरा होता है और मृदा की उर्वरा क्षमता में भी वृद्धि होती है। और किसी भी क्षेत्र विशेष का हम जानते हैं कि पादप जगत, जीव जगत और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास मृदा की उर्वरा क्षमता से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप में प्रभावित होता है। मृदा निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। पृथ्वी के उद्भव से लगातार निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है। इस निर्माण को बहुत सारे कारक नियंत्रित करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करें रॉक्स यानी चट्टानों की। चट्टानें मृदा निर्माण का जनक हैं, मूल आधार हैं। इसी से, इन्हीं के टूट फूट से ही मृदा निर्मित होती है। तो चट्टानों की प्रकृति किस प्रकार की है? वह कठोर हो सकती है, वो कायांतरित चट्टान के रूप में हो सकती है, वह अवसादी चट्टान हो सकती है, वो तदस्थान इंसाइटू हो सकती है, या किसी स्थान से लाए गए निक्षेप के फलस्वरूप निर्मित हो सकती है। तो मृदा का निर्माण जो मलबा है उसके आकार और मलबे में कणों का विन्यास किस प्रकार का है पर निर्भर करता है। साथ ही साथ शैल का खनिज और रासायनिक संगठन किस प्रकार का है और अपक्षय की प्रकृति, उसकी दर जो है वो किस प्रकार की है पर निर्भर करता है कि मृदा का स्वरूप, उसका आवरण, उसकी उर्वरा क्षमता किस प्रकार की होगी। नंबर टू, हम जो पॉइंट देखते हैं वह उच्चावच यानी रिलीफ। धरातलीय दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है मृदा के निर्माण में। धरातल का ढाल अपरदन के स्वरूप को निर्धारित करता है। जो तीव्र ढाल होते हैं वहाँ पर छिछली होती है मृदा, जबकि जो सपाट ढाल होते हैं वहाँ पर मृदा आवरण गहरा होता है। जो निम्न ढाल है वहाँ पर अपरदन मंद होता है और जल का जो पर्कोलेशन है वो अच्छा रहता है, जो कि मृदा निर्माण के अनुकूल होता है। तो समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तरों का विकास होता है। ऐसे स्थानों पर जैव पदार्थों का एकत्रीकरण भी अधिक होता है। तो यही कारण है कि जो विशाल मैदान होते हैं या जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा की मोटी परत विकसित होती है और पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा की परतें कम गहरी होती हैं। तीसरा कारक है जलवायु। जलवायु में विशेषकर वर्षा और तापमान। जो अधिक वर्षा के क्षेत्र है वहाँ पर तीव्र बहाव होता है, तो मृदा के पर्याप्त भाग खुलकर बह जाते हैं। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है उसमें महीन कण और रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसी तरह जो ठंडी जलवायु और नम जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे खनिज और रासायनिक तत्व मृदा में ज़्यादा गहराई तक पहुँच जाते हैं। तो जलवायु का कारक जो है वो मृदा को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तीसरी हम बात करें बायो एक्टिविटीज़, जैविक क्रियाओं की। देखिए, मृदा में जो जैव पदार्थ हैं वो नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायक होते हैं। जो वनस्पति है या जो सूक्ष्म जीव हैं वो मृदा में ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं
और मृदा के जो मूल पदार्थ हैं, उनके जो खनिज हैं, उनके भी विनियोजन में सहायता करते हैं। ये तो इस तरह का जो बैक्टीरियल फंक्शन है, उसकी जो गहनता है, वो ठंडी और गर्म जलवायु में क्योंकि ह्यूमस एकत्रीकरण ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर मृदा इस कारण से उपजाऊ होती है। लेकिन जहाँ जलवायु ज़्यादा ठंडी या बहुत शुष्क होती है, तो वहाँ पर जैविक क्रिया लगभग मंद या बंद हो जाती है। आर्द्र उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटीज सघन होती हैं। वहाँ पे मृत वनस्पति जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया और मृदा के जो जीव हैं, वो हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका फिर पौधे उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है, जो लेग्यूमिनस यानी जो जंतु वाले पौधे हैं, उनकी जड़ ग्रंथिका में रहता है। तो जो मेज़बान पौधा है, जो होस्ट प्लांट है, उसके लिए ये बैक्टीरिया बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसको लाभकारी नाइट्रोजन देता है। और इसी तरह हम जीवों की बात करें, जैसे चींटी है, दीमक है, केंचुए हैं, रोडेंट्स हैं, यानी जो कुतरने वाले जंतु हैं, उनकी भी मृदा निर्माण में भूमिका होती है। और पांचवी बात करें, टाइम पीरियड, समय का बहुत महत्व है, क्योंकि मृदा की जो परिपक्वता है या उसका जो प्रोफाइल डेवलपमेंट है, वो समय से निर्धारित होता है। जो नवीन निक्षेपित जलोढ़ मृदा है या हिमानी टीलों से विकसित मृदाएं, वो युवा मानी जाती हैं, तो उनमें संस्तर का अभाव होता है या कम विकसित संस्तर होता है। हालांकि मृदा के विकास के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का ही परिणाम होती है। अब हम बात करें भारत में मृदाओं के वर्गीकरण की। देखिए, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण कई मृदा वैज्ञानिकों ने किया। सर्वप्रथम 1893 में वॉयलेकर ने और लीदर ने 1898 में ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि एम्पिरिकल बेस्ड था, यानी आनुभविक आधार पर था। तो उन्होंने भारत की मिट्टियों को मोटे रूप में 4 वर्गों में बांटा: जलोढ़, रेगड़, लाल और लेटराइट। और इसी तरह से दूसरे विदेशी विद्वान थे, जैसे शो कालसिया ने 1932 में, चैंपियन ने 1936 में डिवीजन प्रस्तुत किए। भारतीय मृदा वैज्ञानिकों में हम नाम लें वाडिया 1935, बासु 1937, विश्वनाथ और ओकील 1944, चैटर्जी 1935, कृष्णन, राय चौधरी और मुखर्जी 1954, इनके नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च CSIR, और राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO, ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जो राय चौधरी और मुखर्जी हैं, उन्होंने भारत की मिट्टियों को 19 तरह के प्रकारों में वर्णित किया। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है CSIR, उसने भारत की मृदाओं को 8 प्रमुख और 27 गौण प्रकारों में वर्णित किया। जो 8 प्रमुख प्रकार हैं, ये हम देखते हैं। ये है एल्यूवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स, saline and alkaline soils, peaty and marshy soils, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, यानी जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल और पीली मृदाएं, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, इसी तरह दलदली मृदा और वनीय एवं पर्वतीय मृदा, इन महत्वपूर्ण 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया। और उन्होंने 27 गौण प्रकारों में भी वर्गीकृत किया, जिसमें उन्होंने कांप मिट्टी, अधिक चूनायुक्त कांप, तटीय कांप, डेल्टाई कांप, नमकीन क्षारीय कांप, मरुस्थलीय, गहरी काली, मध्यम काली, छिछली काली, नमक और क्षारयुक्त काली, अवर्गीकृत काली, मिश्रित लाल और काली, लाल, लाल पथरीली, लाल पीली, लेटेराइट और लेटेराइट, पतझड़ वनों वाली भूरी, भूरी, पर्वतीय पॉडजॉल, वनों की लेटराइट, तराई की पर्वतीय, पर्वतीय चरागाहों की मिट्टी, पीठ मिट्टी, इन प्रकारों में विभक्त किया।
अब हम महत्वपूर्ण मृदा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूवियल सॉइल्स। एल्यूवियल सॉइल का हिस्सा जो आप देख रहे हैं बृहत मैदानों के अंतर्गत विस्तृत है। तो भारत के उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली है जलोढ़ मृदा, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में है। ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से ही बने हुए हैं, जिनका रंग हल्के धूसर से राग धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मिट्टियाँ मूल रूप से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की, दोमट और चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं, और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ओल्डर एल्यूवियम, दूसरा न्यूअर एल्यूवियम और तीसरा न्यूएस्ट एल्यूवियम, यानी पुरातन मृदा जो कि नदियों के बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मिलती हैं, जो बहुत उपजाऊ होता है। इसमें गहरी खेती करके वर्ष में 2 फसलें पैदा की जा सकती हैं। इसमें इसे सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, और नहरी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में काफ़ी मिट्टी यहाँ पे ऊसर भी हो गई है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। दूसरा न्यूअर एल्यूवियम, जहाँ तक नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच जाता है वहाँ तक नूतन काप मिट्टी मिलती है। इसे नूतन काप, न्यूअर एल्यूवियम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की नई परत इस पर जमा होती रहती है। तो नूतन जलोढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उनको खादर कहते हैं, और खादर क्षेत्र की मिट्टी में चीका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी न्यूएस्ट एल्यूवियम, ये मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में मिलती है, जिसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फॉस्फोरस और जीवांश की अधिकता होती है। तो जाहिर है कि कृषि के लिए मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और इसके अलावा तटीय मैदानों में भी ये मिट्टी मिलती है, और डेल्टा के जो उच्च भाग होते हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसे वहाँ राढ़ कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है, देखिए कि ये क्षेत्र समतल क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर कुएं खोदना, नहरें निकालना भी आसान है। इनकी नमी धारण क्षमता अच्छी होती है। ये बारीक कणों वाली भुरभुरी मिट्टी होती है, जिससे फसलों को उगाना और पौधों का मिट्टी से खुराक लेना बहुत आसान होता है। इसमें ह्यूमस ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नदियों के जल में कई वस्तुएं सड़ गल कर मिट्टी में मिलती रहती हैं, और प्रतिवर्ष क्योंकि मृदा की नई परत बिछ जाती है तो मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है, उसे खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि ये स्थानांतरित मिट्टियाँ हैं इसलिए उपजाऊ होती हैं। तो हम इनका प्रसार क्षेत्र देखें। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एल्यूवियम सॉइल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करें ब्लैक सॉइल, काली मृदा की। काली मृदा का क्षेत्र देखिए, इस मृदा का रंग काला होता है और इसे रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसलिए कहा जाता है। मूल चट्टानों और जलवायु की इस मृदा को के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्लाइमेट एंड जो पेरेंटल रॉक्स हैं उनकी। ये मृदा बहुत महीन कण यानी क्ले से बनी होती है, जिसमें नमी धारण की क्षमता अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटाश और चूना तत्व होते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो ये मिट्टियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र के अधिकांश भाग यानी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्यवर्ती गुजरात जैसे कि सूरत, बड़ोदरा, भरूच जिलों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पठार पर, इसके बाद दक्षिण ओडिशा क्षेत्रों में, देन उत्तरी कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, बेलगांव, धारवाड़, रायचूर जिलों में, देन तमिलनाडु में सलेम, दक्षिणी अर्काट, रामानाथापुरम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली जिलों में,
अब राजस्थान में बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक जिलों में। उत्तर प्रदेश में जालौन, हमीरपुर, बांदा जिलों में। दक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से निर्मित ये मिट्टियाँ देश के लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हैं। पहाड़ी भागों में हल्के रंग की, छिछली और अनुपजाऊ हैं, और निम्न भागों में ये गहरी और उपजाऊ हैं। इसकी 3 श्रेणियाँ की गई हैं। एक तो शैलो ब्लैक सॉइल यानी छिछली काली मिट्टी, देन मध्यम काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। जो शैलो ब्लैक सॉइल है ये मूलतः दक्कन के बेसाल्ट ट्रैप से निर्मित मिट्टी है, जिसका रंग गहरा पीला होता है, गहरे काले से गहरा पीला होता है, और सामान्य दोमट से चिकनी तक प्रकार की होती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है। देन मीडियम ब्लैक सॉइल, जिसका निर्माण बेसॉल्ट, धारवाड़, शिस्ट, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के टूटने से होता है, विखंडन से होता है। ये महाराष्ट्र, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्यवर्ती काठियावाड़ क्षेत्र में मिलती है। देन गहरी काली मिट्टी, डीप ब्लैक सॉइल, ये वास्तव में काली मिट्टी है जो लावा के विखंडन से बनती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में विस्तृत है। इसका रंग गहरा काला होता है, इसके कणों की रचना सघन होती है, इसमें पानी देर तक ठहरता है, सूखने से इसमें दरारें पड़ जाती हैं। पहाड़ी पठारी भागों में मिट्टी हल्की होती है, बड़े छेदों वाली होती है, कम उपजाऊ होती है, और इसमें केवल ज्वार, बाजरा, रागी और दालें पैदा होती हैं। जबकि जो निम्न भाग होते हैं उनमें ये ज़्यादा गहरी होती है, काली होती है और उपजाऊ होती है। वहाँ इसमें कपास, मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। तो ये जो मिट्टी है इसमें चूना, पोटाश, लोहा, एल्यूमिना और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश अल्प मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरी कैटेगरी रेड सॉइल में। रेड सॉइल जो लाल मृदा है उसका लाल रंग क्रिस्टलाइन इग्नस यानी आग्नेय और जो कायांतरित शैल है उसमें मौजूद आयरन कंटेंट के कारण होता है। तो लाल मृदा का जो विकास है वो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक्स मिलती हैं। रेड कलर से ही है प्रदर्शित ये, जहां इग्निस रॉक्स मिलती हैं, और लाल के साथ साथ इसमें येलो कलर भी मिक्स होता है। तो ये मिट्टी सामान्यतः उर्वर होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मेघालय प्रमुख हैं। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य, तेलंगाना के पठारी भाग, मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और रायगढ़ जिलों में, झारखंड के संथाल परगना और छोटा नागपुर के पठार, वेस्ट बंगाल की वीरभूमि, बांकुड़ा और मिदनापुर, मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, राजस्थान में अरावली के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये रेड सॉइल्स का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के पैचेस देखिए, ये लाइट पिंक लेटराइट सॉइल, ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। तो ये पकी ईंट जैसे लाल रंग की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ों की प्रधानता होती है, लेकिन चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और जीवांश की कमी रहती है। ये उन भागों में मिलती है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण और जो बारीक उपजाऊ कण होते हैं वो बह जाते हैं। तो इस मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो मूलतः ऊसर होते हैं। सूखने पर ये मिट्टी पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती है, और पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और वेस्ट बंगाल होते हुए असम तक इसकी संकड़ी पट्टी मिलती है। इस पर चाय की खेती खूब होती है।
मानसून जलवायु के अंतर्गत आर्द्र और शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तनों के कारण शैलों में सिलिका पदार्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूख कर ईंट की तरह सख्त हो जाती है। गीली होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मिट्टियाँ फैली हैं। जैसा मैंने बताया, पश्चिमी और पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण महाराष्ट्र, संपूर्ण केरल संपूर्ण केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और बिहार के कुछ भागों में मिट्टी मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटराइट मिट्टियां हैं वो काजू की फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। अब हम बात करें एरिड सॉइल, जो मरुस्थलीय मिट्टी है, डेजर्ट सॉइल। जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसे सैंडी सॉइल, बलुई मृदा भी कहा जाता है। इसका रंग लाल और भूरा होता है। ये सामान्यतः रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है जिसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की परत मिलती है जिसके कारण मृदा में इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है, यानी जो अंतः इम्बाइब होता है पानी वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इस तरह की जो मृदा है उसको सिंचाई से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे हम जानते ही हैं कि उत्तर पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से इस सॉइल का उपयोग किया जा रहा है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मूल रूप से पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, देखिए मृदा पर्वतीय ढालों पर जहाँ वन होते हैं वहाँ पाई जाती है। इनकी जो प्रकृति है वो मूल शैल, जलवायु, धरातल और ह्यूमस इन पर डिपेंड करती है। इस तरह की मृदा हिमालय के निचले ढालों पर मिलती है। ज़्यादा ऊंचाई पर पॉटजॉल सॉइल मिलती है। पॉटजॉल सॉइल असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिलती है। हिमालय के अतिरिक्त वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में भी ये मृदा मिलती है जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स की। तो देखिए इस तरह की जो मृदा है उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, थूर, राकर, करल, चौपन। तो ये जो मिट्टी है वो मूल रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के शुष्क भाग, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलती है। तो ये मृदा आप देखें बेसिकली शुष्क क्षेत्रों, अर्धशुष्क क्षेत्रों, जलाक्रांत क्षेत्रों और लगून्स में पाई जाती है। तो इसका जो प्रसार है वो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और वेस्ट बंगाल के जो सुंदरवन क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलता है। तो इस तरह की जो मिट्टी है इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात ज़्यादा होता है। तो ये उपजाऊ तो नहीं होती, तो इसमें किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और जो खराब अपवाह है उसके कारण इसमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है जिससे इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी हो जाती है। इसके बाद हम बात करें पीट एंड मार्शी सॉइल्स। पीट, हम जानते हैं कि मृदा है वो सड़ी वनस्पति से और ह्यूमिड एरियाज में निर्मित होती है। इसमें जीवांश और घुलनशील लवण ज़्यादा होते हैं। इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 to 50% तक होती है। ये काली, भारी और अम्लीय होती है, एसिडिक होती है और धान के लिए उपयुक्त होती है। तो केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। और इसी तरह जो समुद्र तटीय भाग है वहाँ पे दलदली मिट्टी मिलती है। जो तटीय भागों में जैसे झीलों और नदियों की काप से निर्मित मिट्टियों में जैव सामग्री सड़ती गलती रहती है, तो इसमें जीवांश और लोहे का अंश मिलता रहता है। तो समुद्र तटीय जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस और जो तमिलनाडु तट है वहाँ पर ये मिट्टी विशेष रूप से मिलती है। तो ये जो वर्गीकरण है इसके अलावा
जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, संयुक्त राज्य कृषि विभाग, उसने उसने संरचनात्मक संगठन के आधार पर भी भारत में मृदाओं के प्रकार बताए हैं। जैसे भारत में इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एरिडसॉल्स, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स मृदाएं मिलती हैं, जिनमें सबसे अधिक इंसेप्टिसॉल्स हैं, जिनका विस्तार भारत की मृदा क्षेत्र के 39% पर है। इसके बाद 28% पर एंटीसॉल्स, 13.5% पर एल्फीसॉल्स, 8.8% पर वर्टिसॉल्स और 4.28% पर एरिसॉल्स विस्तृत हैं। तो हमने जो मृदा का भौगोलिक वर्गीकरण है उसको देखा। मूल रूप से इसको 8 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, और पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम फिजियोग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके आधार पर आप उसको कोरिलेट कर कर देख सकते हैं विभिन्न मृदा प्रकारों, और उनके जो संबंधित स्थान हैं उसको कोरिलेट करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।